नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जलेगा तो हमारा घर जलेगा, तुम्हें तो रोशनी अच्छी लगेगी। ये कौन लोग हैं जिन्हें मोहब्बत रास नहीं आई? ये कौन लोग हैं जो आंखों में नफरत लिए सड़कों पर निकले हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिलवालों की दिल्ली को संग दिल किया है? घर के एक हिस्से में हो रही आग, तपिश तो पूरे घर में महसूस होती है। तो हिंदुस्तान के दिल से उठे ये सवाल कि किसने बहकाया अपनी दिल्ली को? कौन है जिसके इशारे पर दिल्ली ने हाथों में पत्थर उठा लिए? इसे सियासत तो नहीं कहा जाएगा। हम इन सवालों पर आए इसके पहले शुक्रिया है हिंदुस्तान के दिल का, मध्य प्रदेश का, कि जिसने अमन की राह नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश के अमन पसंद लोग जो किसी बहकावे में नहीं आते। लेकिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक सबसे बड़ा सवाल कि इन हालात का कौन है जिम्मेदार? दिल्ली को देखते हुए एमपी में कानून व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है कि वो हिंसा ना भड़कने दे। बाकी पहला पत्थर कहां से आया, इस सवाल का सिरा पकड़े दिल्ली से लेकर एमपी तक जोरों पर है सियासत। सवाल शाहीन बाग पर भी उठ रहे हैं और आरएसएस पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो उस आम आदमी का है। नागरिकता चली जाएगी इस बेमानी डर के पीछे भागते जिसने जिंदगी से हाथ धो लिए। तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल, किसके इशारे पर बहकी है दिल्ली? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दिल्ली की लपटों को बुझाने की कोशिश भोपाल में। ये अमन के लिए लगाए जा रहे नारे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़कों पर ये भी उतरे हैं, लेकिन ये समझाने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दिल्ली की आग थमे, किसी बहकावे में ना आए और दिल्ली के असर से बेअसर रहे मध्य प्रदेश। हाँ, अब तो लगता है कि अब आगे सुधार ही सुधार होगा, अब नहीं हालात खराब होंगे लगता है। जिस हिसाब से फोर्सेस हैं यहाँ पर और अमन शांति दिख रही है इस वक्त। बहक रही दिल्ली पर सियासत भोपाल में भी है। दिल्ली को भड़काने वाले कौन हैं, बहकाने वाले कौन? सवाल भी और अपनी अपनी सियासत के हिसाब से जवाब भी। जहाँ जहाँ मोदी और अमित शाह रहेंगे इसी प्रकार की घटनाएं देश में होती रहेंगी। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ, ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को जिनको सत्ता सौंपी है अतिशीघ्र सत्ता से बाहर करें, अन्यथा देश बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे लगता है सीएए का विरोध करना संविधान के विरोध में है। और ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें वहाँ इस तरह की बातें क्यों नहीं हो रही? क्या ये सब प्रायोजित है? दिल्ली के हालात देखकर एमपी में कानून व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। गृह मंत्री बाला बच्चन के निर्देश, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम कमलनाथ का बयान, दिल्ली के हालात चिंताजनक हैं। कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार की है, हाँ। पर केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न होने दे कि ये हिंसा उभर के आए। ये बड़े चिंता, केवल दुख की बात नहीं है, बड़ी चिंता की बात। हमारा जो मेरा अपना पुलिस विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब तरह चौकन्ना है और कोई भी कानून को हाथ में लेने का अगर काम करेंगे तो उनको कानून ठीक करने का काम करेगी। लेकिन उसके पहले कि कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम न करें, इसके लिए भी हमारी इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दें। इंसानों की लाशों पर कोई सियासत होती है क्या? जिनके घर फूंक दिए गए, जिनका रोजगार जाता रहा, जिन घरों में बुझ गए चिराग, वो एक सवाल पर खड़े हैं। उन मासूमों ने किस बात की कीमत चुकाई है? आज सियासतदानों से, समाज के ठेकेदारों से सवाल से पहले पैगाम है, मेरे मौला तू बस एक बात कर दे, हर एक सू अमन के हालात कर दे। जहां पर आग फैले नफरतों की, मोहब्बत की वहां बरसात कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दूसरे मेहमान हैं औसाफ शाह मीरी खुर्रम, ये ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हैं। खुर्रम जी का स्वागत, रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक बार फिर से अपने एमपी के तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया करूंगा, सलाम करूंगा उन लोगों को कि वो लोग
कम से कम इस सियासत में नहीं उलझ रहे और अपना अमन और सौहार्द को जो है वो बना के रखे हुए। रजनीश जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजनीश जी, कौन है जो भड़का रहा है? हम लगातार सवाल ये कर रहे हैं, कुछ उंगलियां आपके तरफ भी उठ रही। देखिए, हमारे तरफ यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाने वालों की ऊपर 3 उंगली उठ रही हैं। 4 उंगली अगर अंगूठा सहित मिला लिया जाए तो उनके ऊपर उठ रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद से लगातार उठा यह सवाल हमने बार बार पूछा है, बताइए तो मध्य प्रदेश के हो या पूरा देश, किस अल्पसंख्यक को इससे परेशानी है, इससे दिक्कत है? मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश के किसी अल्पसंख्यक की नागरिकता इससे छिनने वाली नहीं है। ये जो दिसंबर 2014 तक रह रहे हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। तो भड़काने वाली कांग्रेस, भड़काने वाली समाजवादी पार्टी, भड़काने वाली आम आदमी पार्टी, भड़काने वाले वे लोग जो आज दिनांक तक इसके नाम पर लोगों को कागज नहीं दिखाएंगे के नाम पर। अरे तुमसे कागज मांग कौन रहा है? ना मांगने आने वाला है। तुम्हारी ना नागरिकता छीनने वाली है, ना कोई छीनने का कानून बना है। फिर किस पर हल्ला क्यों भड़का रहे? क्योंकि राजनीति की रोटी सेकना है, क्योंकि आपकी दाल गल नहीं रही चुनाव में, क्योंकि लोग आपको पूछ नहीं रहे, क्योंकि आप जो पहले किया करते थे वही अब करना चाह रहे हैं। केवल और केवल ये राजनीतिक रोटियां सीखने का। सर, बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, कवि, ये तमाम जो नामचीन लोग हैं जो ट्विटर पे बहुत सक्रिय रहते हैं, वो तो आपको दोषी ठहराते हैं। उससे तिगने लोग, नामचीन लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, जिम्मेदार, जज, पुराने रिटायर्ड अधिकारी, IAS, IPS, वो नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में खड़े हैं। प्रवीण जी, 150 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है समर्थन में। आप कहें तो लिस्ट पढ़ दूंगा मैं। नहीं, मैं पढ़ रहा हूं सर, मैं तो पढ़ रहा हूं। मेरा काम सवाल का है, केवल संदेह का नहीं है, संदेह का नहीं है, सवाल का है। नहीं, आपने कहा कि जो जाने माने लोग हैं, मैं कह रहा हूं दिगने चौगने 5 गुने ऐसे लोगों के नाम पढ़ सकता हूं मैं जो नागरिकता संशोधन कानून। ये भड़काने वाला कौन है? भड़काने वाला कौन है? मूल सवाल यही है। औसाफ शाह मीरी खुर्रम साहब का रुख करेंगे। आज कांग्रेस ने कुछ इससे दूरी बना के रखी, वजह मुझे पता नहीं, लेकिन ये तय किया कि भाई इस मसले पे दूरी बना के रखना है, इसलिए कांग्रेस कोई आया नहीं। औसाफ शाह मीरी खुर्रम साहब, ये कौन है जो आपकी कौम को भी डरा रहा है कि साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ये सब क्या है? आप ये बेहतर है कि हम सबसे पहले तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि MP में अमन व अमान बहाल है, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब। देखिए, सियासत के बारे में तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। मगर मैं भी घास नहीं खाता, रोटी खाता हूँ, थोड़ी समझ है मुझ में। भूसा नहीं खाता राजनीति का। ये जो किराए पर आयोजित दंगा हुआ, प्रायोजित शब्द ज़रा पुराना सा लगता है, इसलिए मैंने एक नया शब्द ईजाद किया, किराए पर आयोजित, ऑन हायर। हाँ, ऑन हायर। वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन पर। इससे पहले इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, लोग अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध करना हमारा सैद्धांतिक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है, हम किसी चीज से सहमत नहीं। आपकी बात से, आप देश के नागरिक हैं। लेकिन ट्रम्प साहब की आमद के मौके पर दिल्ली में आगजनी, मासूम लोगों की जान जाना, ये अनायास नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, ये बाकायदा प्लांटेड किया गया है। अब इसमें किसका लाभ है, किसकी हानि है, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जिन मासूमों की जान गई है, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनके जख्मों पर तो मरहम रखने के लिए कोई आ नहीं रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं कि कम से कम हमारा मध्य प्रदेश इन तमाम सियासी चालबाजियों से अभी तक बचा हुआ है, आगे भी बचा रहेगा। परवरदिगार हमारे शहर में, हमारे वतन में, हमारे सूबे में अमन व अमान कायम रखे। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक तनाव, दंगा नहीं चाहता, अमन चाहता है। बात सही है। तो अमन के रखवाले जो लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अमन को कायम रखें। ठीक है, एक बार दिनेश गुप्ता जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, ये आपको लगता है कि सियासत ज्यादा होने लगी इस पूरे मसले में?
इसलिए लोग भड़क गए, लोग उग्र हो गए, ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, देखिए सियासत तो इसमें पहले दिन से दिख रही है। देखिए आप देखिए कि जब ये अभी CAA का जो कार्रवाई होनी है वो तो अभी समय है उसके लिए, लेकिन इसके पहले जब जिस तरह का माहौल हो गया है तो आर्थिक गणना में भी आप ये देखें जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि लोग पीट रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि देश के अंदर कितना अविश्वास का भाव है, और ये भाव ऐसे कोई 2-4 दिन में नहीं बना है। ये लगातार जब से ये CAA आया है, जो कैब से CAA हो गया, जब से आया है, जब से NPR की चर्चा हो रही है, जब से NRC की चर्चा हो रही है, तो लगातार हर आदमी के सामने जो है यही बहस है कि आखिर जो है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है प्रवीण जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में जिस तरह से लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए था, आप चाहे वो कोई किसी भी वर्ग का हो, जिस तरह का संवाद स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं कि संवाद की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए आपके संवाद के लिए शाहीन बाग डेप्यूट किए ही लोगों को, वो भले ही उस मामले में सफल नहीं हो पाया। लगातार टिप्पणी हो रही है, हाईकोर्ट ने किया। हाँ, आप देखिए अभी तक तो लोग ये मान रहे थे कि दिल्ली चुनाव के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब दिल्ली चुनाव भी हो गया। देखिए दिल्ली की समस्या ये है कि अभी इतने दिनों तक इस प्रॉब्लम को किसी ने ठीक से अटेंड नहीं किया, क्योंकि चुनाव का कारण था कि लोग राजनीतिक उसमें जो है ये कहते आरोप लगते, कई तरह के राजनीतिक आरोप लगते, तब तक किसी ने कोई अटेंड नहीं किया। अब जब ये प्रॉब्लम बढ़ गई है तो आप देखिए कि जो सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, केजरीवाल हो, या केंद्र की सरकार हो, दोनों ही जो है इस मामले में कल तक की जो स्थिति थी, कल रात तक की जो स्थिति थी, अपील कर रहे हैं केवल शांत हो जाइए, लेकिन हल नहीं बताते भाई, खुद को मौके पर भी जाना पड़ता है। आप देखिए कि NSA मौके पर जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पर्सन, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी जो एडवाइजर है उसका कोई रोल नहीं होता। जनता का सीधा संवाद वो अपने नेता से करना चाहती है, कोई भी नेता उसको एड्रेस कर सकता था। ये जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो नेता एड्रेस नहीं कर रहे जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जवाब ले रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं दिनेश जी। ये बात सही है, ये लगता भी है सही है या गलत है, इस पे तो खैर आगे पता लगेगा आने वाले वक्त में, लेकिन ये प्रयास जो है आपकी तरफ से उस तरह के नहीं दिखे कि भाई जिस साफगोई से, जिस तात्कालिकता से आप लेके आ गए बिल, लोगों को इत्मीनान नहीं करा पाए आपकी, इसमें कुछ भी खराब बात नहीं। पहली बात तो मैं खुर्रम साहब की बात से 100% सहमत हूं, बल्कि 500% सहमत हूं, उनकी भावना से भी सहमत हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई थी। अचानक डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय ही इस प्रकार का घटना क्यों हुई? कौन कर रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल, कौन इस अमन चमन बिगाड़ना चाहता है, कौन बिगाड़ना चाहता है? और कानून व्यवस्था जो दिल्ली की केंद्र सरकार के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हाथ में है, उन पर धब्बा लगाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो जनगणना में भी अपना नाम रंगा बल्ला लिखाने के लिए जनता से कह रहे हैं? सामाजिक आर्थिक जनगणना NPR जो हो रहा है उसमें होती है प्रवीण जी, इस जनगणना के माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलता है। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो आयुष्मान भारत योजना है, जो मुद्रा योजना है, जो तमाम उज्ज्वला योजना है, इनका लाभ इसी सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर जो सर्वर है उसके में आपका नाम लिस्ट में होता है, उसके आधार पर आपको लाभ मिलता है। उससे भी वंचित करने का काम किया जा रहा है कि आप नाम मत लिखवाना, अपना नाम रंगा बल्ला बता कपिल मिश्रा पर भी कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है सर। आपने कहा कि ऐसा, कमिश्नर से कहा कि हैरत है कि आपने वीडियो नहीं देखा अब तक। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, 125 करोड़ की जनसंख्या है, ये चंद जगह ये क्यों करना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो? कौन कौन लोग गए वहां? कौन सी पार्टी विपक्ष की उसका नेता जाके वहां किस प्रकार की भाषा बोल रहा है? आप जरा उनको वीडियो रिकॉल करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं, 125 करोड़ में चंद जगह ये करने वाले लोग कौन है तो आपको पता चल जाएगा। ये दुराग्रही पूर्वाग्रही लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटियों के लिए आग नहीं मिल रही तो लाशों पर सेंकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये चंद जगह। मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, देश के तमाम हिस्सों की आप बात कर लीजिए, वहां ये इस प्रकार की आग नहीं लगा पाए, न लगा पा रहे हैं। केवल तो MP सरकार की तारीफ करिए सर कि बहुत अच्छा से उन्होंने हैंडल किया। नहीं, वो MP में कांग्रेस की सरकार है, नहीं तो यही कांग्रेस भी क्या आग लगाने का काम करती है। तारीफ कर दीजिए ना, यहाँ बहुत अच्छे से किया है। मैं लोगों की तारीफ करता हूँ, मैं लोगों की तारीफ करता हूँ। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी साहब, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नारे लगाए, बिल्कुल। अच्छा, जो नारे यहां लगे हैं, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर कहा था कि वो नारे आप वहां के जो सोशल मीडिया पे तैरे हैं, आप पकड़ के देख लीजिए। उस नारों पर अगर आपत्ति करने वाले
संगठन खड़े हो जाते तो किस प्रकार का माहौल होता, लेकिन किसी ने उस प्रकार के नारों पर कोई किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं ली। ठीक है, औशाफ शाह मीर खुर्रम साहब, ये अचानक से क्यों लगने लगा, जबकि ये कुछ इस कानून में इस तरह का नहीं लिखा है? ये अविश्वास, ये डर, ये खौफ क्यों दिमाग में आया कि साहब ये तो हमको हमारी रुखसती के फरमान पे हस्ताक्षर करवा रही है सरकार? ये क्यों आया डर? भाई जो यहाँ का मूल निवासी है वो तो मूल निवासी है, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, ठाकुर हो, बाकी और जो कौम छूट रहे होंगे वो नाराज नहीं होंगे, मैं सबका ही जिक्र कर रहा हूं कि फिर ये खौफ क्यों किसी के मन में आना चाहिए? जनाब प्रवीण दुबे साहब जी, बातचीत में लहजे का बड़ा महत्व होता है। अच्छा, लोगों को खुर्रम शाह के लहजे पे एतराज़ होता है, अमित शाह साहब के लहजे पे एतराज़ नहीं कर सकते। संसद में वो चाहे जो भी बोलें, जैसे भी बोलें। अभी आपने कपिल मिश्रा साहब की बात की, उन्हीं की पार्टी के सांसद गंभीर गौतम साहब ने कहा कि उन्होंने ये गलत काम किया। गौतम गंभीर साहब ने। हाँ। अब लीपा पोती कुछ भी करें, बात मुद्दे की ये है, जब हिंदुस्तान की तमाम आवाम सुकून से रह रही थी, ये शिगुफा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हिंदुस्तान के जो बदहाल इंसान हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी खुशहाली के लिए प्रयास किए जाते। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों से हमदर्दी कर रहे हैं और हिंदुस्तानियों की फिक्र ही नहीं है आपको। हजारों गरीब भूखे मर रहे हैं, हजारों बच्चों के पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिल रही, उसकी फिक्र है नहीं। वो कह रहे ना बहुत सारी योजना, अभी रजनीश जी गिनाई ना, मुद्रा योजना, ये बुनियादी जरूरतें पूरी हिंदुस्तान की आवाम की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी नहीं है, ये प्रधानमंत्री की है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की है। ठीक बात है, बेशक हम आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लें, वही बहुत है जी। हाँ, एक बार रुक करेंगे, रजनीश जी जवाब जरूर मांगेंगे, लेकिन पहले दिनेश जी का रुक कर रहे थे। दिनेश जी, ये जो अविश्वास एक खास कौम के मन में आया, और ये आया कि साहब मतलब करेक्ट कर दूं, कौम के मन में नहीं, खास लोगों के मन में। अच्छा, खास लोगों, रजनीश जी की खास फरमाइश पे खास लोग कर लेते, किसी कौम को क्यों कटघरे में खड़ा करें? लोग कर लेते, माफ कीजिए, मेरा बिल्कुल किसी को कटघरे में खड़ा करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। खास लोगों के मन में जो आया, दिनेश गुप्ता साहब, ये क्या, ये इसमें भी सियासत हुई कि जो भी पार्टी हो, चाहे ये कह रहे वामपंथी, चाहे कह रहे कांग्रेसी, चाहे ये कि भाई इन्हें तैयार करो और ये बताओ कि साहब आपके खिलाफ है? नहीं, देखिए प्रवीण जी, जो आर्थिक गणना है उसके जो कुछ सवाल है, जो उन सवालों को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उसमें ये पूछा जाना जरूरी था कि आपके जो है पूर्वज कहाँ से आए थे? इस तरह का जो 30 क्वेश्चन का लगभग वो एक जो प्रोफार्मा है, जिसको लेके ये फॉर्मेट जिसको लेके लगातार विरोध हो रहा है, और उसी से लोग नाराज होकर सर्वे की टीम को वापस कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं कि वो अपने बस्तियों में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो ये इसका जो असर होना है, जो अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में असर है, लेकिन जो इसका आर्थिक असर होना है, ये गणना नहीं हुई, तो आप बहुत सारी चीजों पर इसका इफेक्ट जाना है। इसलिए क्या जरूरी ये है कि इन सब चीजों को विवादों से मुक्त रखा जाए। यदि सरकार की मंशा ये है कि हम जो भी अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उस तक हम जो है सरकारी मदद पहुंचाएं, सरकारी सहायता पहुंचाएं, तो उसके लिए उसी तरह का जो है आपको प्रश्नावली, जो मौजूदा माहौल है उसमें ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रश्नावली की थोड़ी सी भाषा में मुझे लगता है जिन्होंने बनाई, वो उसमें खुद ने ऐसा स्पेस छोड़ दिया कि लोग शंका करें। वो हो सकता, वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम ये सवाल आपने पूछा, आप तो लिख दीजिए कि कहीं से नहीं, आप मूल निवासी भारत के ही हैं। ये भी जवाब उसमें उनको जो है एजुकेट किया जा सकता था। लेकिन जो इस तरह का माहौल हो गया, जिस तरह का प्रचार हो गया, अब इसमें कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों ने ये जिसका जो विरोध भी कर रहे हैं प्रवीण जी, ये नहीं लगता कि लोग अब उनके कंट्रोल में आके शांत बैठ जाएंगे। ये बात सही है, ये बात सही है। जब भीड़ जब उग्र होती है तो भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको लाठीचार्ज करनी पड़ेगी, वैसे ही हवाई फायर करने पड़ेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भीड़ का एक अलग तरह का मनोविज्ञान होता है। रजनीश अग्रवाल साहब, मैं चाहूंगा दोनों मसलों का आप जवाब दें। एक तो ये कि ये प्रश्नावली इतनी पेचीदा क्यों है, और दूसरा जो खुर्रम साहब ने कहा। भीड़ से शुरू हो जाता हूं। भीड़ में अचानक तंबू तमूरा गड़ नहीं जाते, भीड़ में अचानक माइक इतने दिनों के लिए नहीं लग जाता, भीड़ में अचानक बिरयानी नहीं पहुंचा करती, भीड़ में अचानक तमाम संसाधन न लग जाया करते। हम एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हैं, सैकड़ों रुपया खर्चा जाता है साहब।
अचानक भीड़ से नहीं आ जाता, वो पीएफआई पैसा ट्रांसफर करती है, उसके माध्यम से। तो पीएफआई यहाँ प्रवचन और संत समागम का कार्यक्रम नहीं करती। दूसरी बात, एनपीआर में कोई दस्तावेज, कोई कागज नहीं दिखाना है। आपने जो बता दिया वही केवल काफी है। दिनेश जी कह रहे हैं, जो दिनेश जी की बात कोई बता रहा हूं। आपने अगर बताना है तो बताइए, नहीं बताना तो नहीं बताइए। ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। और ये पहली बार कोई परिवर्तन नहीं हुए। हर जनगणना में कुछ प्रश्न छोड़े जाते हैं, कुछ प्रश्न अपडेट किए जाते हैं। पूछो क्यों सर, पूछो क्यों, जिससे विवाद हो सर, पूछो क्यों। लेकिन मोदी सरकार है, नफरत मोदी जी से पैदा करो, नफरत भाजपा से पैदा करो, नफरत अमित शाह जी से पैदा करो। हमने बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी अल्पसंख्यक को छोड़ा क्या? मुद्रा योजना में किसी अल्पसंख्यक को छोड़ा क्या? उज्ज्वला योजना में किसी अल्पसंख्यक के रसोई में क्या गैस कनेक्शन नहीं गया क्या? हमने जाति पाति मजहब पंथ क्षेत्र के नाम पर भेदभाव किया क्या? हमने तो 5 साल सरकार चलाई है साहब। अगर किसी मकान हम कैसे छोड़ देंगे किसी का, जिसको मकान हम देने वाले आवास योजना में है? सुबह में 15 साल चलाई साहब आपने। खुर्रम साहब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए कतई किसी भी तौर पर किसी भी नागरिक के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार ने, पिछली मोदी सरकार ने 5 साल किया, और 6 महीने से ज्यादा 1 साल होने को है मई में, और अभी 15 साल जो हमने चला के 2018 में छोड़ी सरकार। ठीक है खुर्रम साहब, ये बात सही है। जब तक शिवराज सिंह चौहान एमपी में चीफ मिनिस्टर थे, कहा जाता था मुसलमान उन्हें वोट करता है, उन बीजेपी के खिलाफ तब भी माहौल रहता था एक मुसलमान कौम में, खास तौर पे। माफ कीजिए, मेरा आकलन एक पत्रकारी आकलन है, आप असहमति जता सकते हैं, लेकिन मेरा एक आकलन था कि भाई जो मुस्लिम वर्ग है वो बीजेपी को थोड़ा कम पसंद करता है कांग्रेस की तुलना में, लेकिन शिवराज जी को वोट करते थे। फिर अचानक क्यों ये, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके कुछ इस तरह का भाव क्यों आया आपके मन में? देखिए, कुछ लोगों को शायद इसलिए भी नाराजगी है, कुछ लोगों को शायद इसलिए भी नाराजगी है, बोलिए, कि ये जो एनआरसी और एनपीआर और सीए का मारिफत टारगेटेड किया जा रहा है। अब जो सीए का बिल पेश हुआ उसमें जानबूझ के मुसलमान का नाम ही नहीं है। दूसरे एनआरसी की ज़रूरत ही नहीं थी कहीं पर, उसका हशर आसाम में देख चुके हैं हम। फिर एनपीआर में जो हमारे दिनेश गुप्ता साहब ने बात कही, जानबूझकर ऐसे सवाल जोड़े गए, या तो किसी तंग दिल या संग दिल आदमी ने बनाया है वो फॉर्मेट, जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। केवल आपके लिए थोड़े जोड़े गए, हर कौम के लिए जोड़े गए सर। मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए। बोलिए जरूर। अगर जिस चीज से आम जनता को तकलीफ है, आम जनता कंफ्यूज हो रही है, उसको बदल दीजिए, खत्म कर दीजिए। जो कानून, जो नियम जनता के विकास में, जनता के काम में रोड़े अटकाए, वो बदला जा सकता है ना। ठीक है, जवाब दूंगा। संशोधन क्यों सर, आप माफ कीजिए, जवाब की गुंजाइश बची नहीं, वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। लेकिन मैं एक अपील जरूर करूंगा अपने तमाम लोगों से कि किसी भी तरह की जंग, ये दंगे, ये चंद रोज के होते हैं साहब, तकलीफ लेकिन बहुत लंबी छोड़ जाते हैं, सदियों तक तकलीफ होती है जिसके घर से जो भी जाता है। कुछ कट्टर मानसिकता के इधर भी हैं, कुछ कट्टर मानसिकता के उधर भी हैं, लेकिन बहुत कम मौके आए होंगे जब आपने किसी नेता को ऐसे भीड़ में मरते देखा होगा। भीड़ में कोई बेकसूर, कोई मासूम ही मारा जाता है। लिहाजा बहुत संयम बना के रखिए, आपस में प्रेम बना के रखिए, क्योंकि वही आपके लगातार जीवित रहने का, सरवाइव करने की वजह भी सौहार्द होगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।